नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। तो अमेरिका की सुबह आपकी कैसी है? अमेरिका की सुबह हल्की हल्की ठंड ठंड है। हाँ हाँ। विजिबिलिटी आज क्लियर है। मित्रों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से। आप जानते ही हैं कि उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। वो भारत में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिष्ठित वकील हैं और इंडिया नेट बुक्स के निदेशक भी। इंडिया नेट बुक्स, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका और भारत दोनों जगहों से पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य देख रहा है। और उन्होंने 500 से करीब अधिक टाइटल्स जोड़े हैं। और जब हिंदी की किताबें अमेरिका में से प्रकाशित हो रही हों और वहां पर एक नेटवर्क बन रहा हो, तो मैं सोचता हूं कि उत्तरी अमेरिका में रहने वाले सारे हिंदी लेखकों और पाठकों के लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है कि अब उन्हें यहाँ एक स्थानीय प्रकाशक मिल रहा है, जिनके साथ वो अपनी यात्राएं जारी रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 100 किताबें लिख दी, 100 से अधिक किताबें हो गई। अब यदि आपके ऊपर कोई छात्र पढ़ना चाहे और उस बेचारे से ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि डॉक्टर संजीव कुमार की किताबों के नाम लिखिए, तो उसका तो 3 घंटे का पेपर उसी में निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जी अब वो जो शोध करता है वो उसको स्रोत भी शोध करने होते हैं जी। और वो पहुंच जाता है हाँ हाँ। सोर्स तक। जी जी। और इसलिए शोधार्थी जो है ना, उसके प्रयास और हम लोगों के प्रयास में अंतर होता है। जी। वो खोज लेंगे और याद भी हम्म कर लेंगे। हम्म। तो आप अपनी किताबों के नाम, टाइटल्स किस तरह से याद रखते हैं? देखिए, 100 किताबें हैं तो वर्गीकृत हैं। ठीक है। हाँ। जैसे प्रबंध काव्य है, जी काव्य संकलन है, जी। पुनर्संकलन है, बच्चों के साहित्य है, आलोचना का साहित्य है, भारतीय लोक साहित्य है और संपादित पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से पुस्तकों के वर्गीकरण हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं 100 किताबों के नाम पढ़ दूं तो शायद 100 किताबों तक मेरे को ही पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। हाँ, पर ये अच्छा है कि वर्गीकरण है। तो आप तो जानते हैं कि आपके हाँ, 30 के हाँ, करीब जी, प्रबंध काव्य हैं, तो जी, जी, आप उस तरह से उनको व्याख्यायित कर सकते हैं। जी। और हाँ। जहाँ तक 100 किताबें लिखने का सवाल है, तो देखिए मेरी जो लेखन यात्रा है या साहित्यिक यात्रा है, उसकी शुरुआत मैं 1973 से ले जाता हूँ। जी जी। 1973 में हमने लिखना शुरू किया था, लेकिन कोई विशेष समय नहीं दे सकते थे क्योंकि हम एक विद्यार्थी थे। तो 1975 में जब मैंने अपना बीकॉम में एडमिशन लिया, तो उसके बाद हमने लिखने का कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ा दिया। वो जोश पैदा हो जाता है, तो हम उसमें लिखने शुरू किए और 1975 में ही मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई, जी जी। जिसके बोल थे, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार हम्म। पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। मैंने तो कहीं पढ़ा है संजीव जी हाँ, कि आप इतना ज्यादा लिखते थे कि आपके पिताजी भी नाराज हो गए आपसे। हाँ, समय, जब देखिए जोश में आप जब आ जाते हैं तो फिर आपका मन वहीं लगा रहता है, हाँ हाँ। जुनून सा पैदा हो जाता है। जी। तो ऐसा ही कुछ जुनून शुरुआत में पैदा हुआ, जिसको थोड़ा ठंडा कर दिया पिताश्री ने। हाँ हाँ। उसके बाद फिर हम अपनी पढ़ाई में ज़्यादा तो जुट गए। कैसे किया उन्होंने ठंडा आपका जोश? ठंडा क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ उनके हाथ में आया उसे उठा करके आंगन में रखा, मिट्टी का तेल डाला और उसमें माचिस हाँ लगा हाँ। दिया। अरे अरे, तो जला दिया ऐसा? नहीं, जल गया सब। अच्छा अच्छा अच्छा। जल गया सब। तो तो इस तरीके यहाँ से पर जब तो 1900 मैं देखता हूँ कि 19 आपका कुछ साहित्य जला, पर आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, तो औसतन आप 3 महीने में एक किताब रच देते हैं ऐसा। मैंने हाँ, एक साल में आपकी 3 4 5 टाइटल, 4 टाइटल औसतन आ रहे हैं। हो जा रहा। तो ऐसा होता है सर, दो प्रकार से काम होता है। जो काव्य संकलन है उसमें तो स्फुट रचनाएं होती हैं, स्फुट रचनाएं इकट्ठा होती जाती हैं और जब वो एक
पुस्तक आकार में पहुंच जाती हैं तो उन्हें प्रेस में भेज दिया। हाँ हाँ। जो प्रबंध काव्य होते हैं उनमें समय लगता है, हम्म। क्योंकि उनमें एक कहानी चलती है, कथा जी चलती है जी पूरी जी। चरित्र के बारे में या घटना के बारे में, और हम्म। उस पर काफी शोध भी करना पड़ता है। हाँ तो हाँ। जहां तक मेरी सबसे तीव्र गति से लिखने का सवाल है, तो हमारी एक छोटी सी प्रबंध काव्य है वासव दत्ता, हाँ हाँ। जिसे जो मैंने शायद 8 भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। अनुवाद भी हुए, तो वो मैंने 24 घंटे में लिखी थी। अच्छा अच्छा। कथा क्लियर थी, हाँ लेखनी हाँ। सहज थी, जी जी। शब्दों शब्दों के साथ हमें कोई परेशानी नहीं होती। हाँ हाँ। बस वो 24 घंटे में समझ ही लिख गई। वाह। और हमारी सबसे अधिक समय लेने वाली जो किताब थी वो थी माधवी। ये एक हाँ हाँ। महाकाव्य है, 300 पन्ने का महाकाव्य है ये, जो माधवी के जीवन के बारे में पूरा विश्लेषण करता है। हाँ हाँ। तो इसको लिखने में 4 साल लगे। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हर किताब तुरंत लिख जाएगी या 3 महीने में लिख जाएगी, कई कई बार उर्वशी 3 साल लगे मुझे लिखने में। हाँ हाँ। तो समय लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, परिस्थितियों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो क्या आपको, जैसे एक मैं लेखक हूं, तो स्वाभाविक है, एक उत्कंठा ये रहती है कि क्या आप एक साथ 2-3 किताबों पर काम करते हैं? हाँ, 3-4 पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से यदि किसी एक किताब पर 3 साल का समय भी लग रहा है तो आप उस गति को मेंटेन कर सकते हैं कि ठीक है, जी। 1 साल में आपके 4 टाइटल्स के करीब आ हम्म। जाएंगे और आप उसको चलते रहेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट किताब हमारी छप के आई है भानुमति, हम्म। तो भानुमति आप आपके दिए हुए समय में लिख गई 3 महीने में। हाँ हाँ। पर जैसे आपकी कई किताबें जो हैं वो कानून पर हैं, तो वो कानून की किताबें आप घर में बैठ करके लिखते हैं या सुप्रीम कोर्ट के बार में ही बैठ करके लिखते हैं? नहीं, उसमें भी 2 चरण होते हैं। एक तो ये होता है कि आप कौन सा कानून चुन रहे हैं, हाँ और हाँ। उसके लिए के जो मूल कानून होता है जिसे बेयर एक्ट कहते हैं, जी जी। बेयर एक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपको, और फिर उस पर आप रिसर्च करते हैं पीछे जा करके कि हाँ हाँ। इनके ऊपर किस किस सेक्शन में आपके क्या क्या डिसीजन हुए, जजमेंट हुए हैं। जी जी। उनका संकलन करना, उनकी थीम को समझना, सारांश बनाना, ये मुख्य कार्य होता है। और फिर उसके बाद किताब चलती है, तो जी। डिपेंड पर करता है कि जिसे मैं कितना सुप्रीम कोर्ट के में आपकी जो प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें आप बजाज ग्रुप में लीगल हेड रहे, उसके बाद में आप मैनेजमेंट में रहे उनके, और आपका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। तो कानून की ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको, जो आपकी लिखी हैं और आप जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, कि आप कह सकते हैं फख्र से कि ये मेरी किताब है और जिस पर मुझे गर्व है? देखिए, कानून में 2 प्रकार की किताबें हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके री राइटिंग करी गई है, और हाँ कुछ हाँ। किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई टाइटल्स हैं। जी जी। तो ऐसी दशा में हम यूँ कहेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा ड्रीम बुक कौन सा था, हाँ हाँ। ड्रीम बुक हमारा था रमैया का कंपनीज एक्ट। अच्छा अच्छा। तो इसके 3 एडिशंस हम कर चुके हैं। हाँ हाँ। और ये तीन सारी किताबें हिंदी में हैं या? नहीं, हाँ। अंग्रेजी में। लॉ की अच्छा। किताबें सारी अंग्रेजी में हैं, हाँ हाँ। और साहित्यिक जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में। 1 सेकंड का टाइम लूंगा सर। जी जी जी। तो रमैया का जब पहला एडिशन किया था तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना था, और हाँ हाँ। वो पहला एडिशन जो था वो कंपनीज एक्ट 1956 का रिवर्किंग थी, जी। रीराइटिंग थी। तो उसमें करीबन करीबन 12,000 पन्ने का काम था, जिसमें से तकरीबन आधा काम मैं कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये वो मेरी, एक टीम वर्क रहा। हाँ। और उसके बाद उसका नया आया कंपनीज एक्ट 2013, फिर कंपनीज एक्ट 2013 का रिवीजन। तो इस तरीके से 3 संस्करणों पे काम कर चुका हूँ। जबरदस्त जबरदस्त काम है ये आपका। और जब आप इतना लिखते हैं तो फिर और इस तरह से काम करते हैं तो आपकी दिनचर्या तो काफी अनुशासित होगी। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि उसको कमांड दे दिया कि आप 6 बजे उठिए और रात को 12 बजे सोइए, तो आपकी दिनचर्या आप किस तरह से डिवाइड करते हैं? देखिए,
जब ऐसे कोई काम करने होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व हो और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस भी करनी है उसकी, तो उसके लिए कोई मिलिट्री साइंस की तरह दिनचर्या नहीं बना। सही क्योंकि सही। हाँ, अब साहित्य है तो अगर भावना प्रधान नहीं है आपका मन, तो क्या व्यक्त करेंगे। जी। और और अगर कानून की बात है और मेधा प्रधान नहीं है, तो आप उसमें क्या काम कर सकते हैं। बीटिंग द बुश हो जाता है। हाँ तो हाँ ये नहीं कह सकते कि दिनचर्या बहुत अनुशासित रहती है, लेकिन हाँ, अनुशासित तो रखना ही पड़ता है। हाँ हाँ। तो भी औसतन आप हर दिन कितना लिखते हैं, कितने घंटे देते हैं लेखन में या पढ़ने में? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ता हो जाता है हमको पढ़ने का या लिखने का मौका नहीं मिलता। और हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते तक वो बना रहता है, टेम्पो जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। तो डिपेंड करता है कि किस समय कैसे हो। तो ये तो इस बिल्कुल आपका आम आदमी की तरह जीना ही हुआ। हाँ, बिल्कुल आम आदमी की तरह ही हाँ जीना। हाँ। ये और जरूर है कि मैं एक युक्ति का प्रयोग करता हूँ। हाँ हाँ। एक बायोरिदम होती है। जी जी आप तो बायोरिदम जो है ना, आपके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल सर्किल को व्यक्त करती हैं। जी। तो जब मेरा जो सर्किल अप होता है, कोशिश करता हूँ कि उससे रिलेटेड चीजें उस पीरियड में कर लूँ, तो हाँ उसका हाँ। बेटर बेहतर हो जाता है। नहीं, आप अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। मतलब लिखना, उसके साथ में कानून के क्षेत्रों में लिखते हुए उस पर प्रैक्टिस करना, अपने आप को अपडेट रखना। और फिर मैं आपकी घुमक्कड़ी देखता हूँ कि आपको जो जगह पसंद आ जाती हैं, आप जहाँ लिख रहे होते हैं तो आप वहां पहुंच जाते हैं। कश्मीर जी। जाते हैं तो वहां पर रह करके देखते हैं और एक किताब आती है। कोणार्क जाते हैं और वहां देखते हैं और फिर लिखते हैं। तो आपकी ये सर। घुमक्कड़ी भी उसमें बहुत शामिल है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जब वो अनुभवों को जीवंत करते हैं पहले और फिर उसको लिखते हैं। तो जी, मैं चाहूंगा कि कोणार्क की आपकी यात्रा के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। अवश्य। कोणार्क एक नया प्रयोग था। हम्म। नए प्रयोग में वो एक तरीके से कथा काव्य है, अच्छा। पोइटिक नॉवेल कह सकते हैं। हम्म। तो वो नया प्रयोग हमें ये करना था कि हम जो उसके मूल पात्र महाराणा विशु थे, हम्म। कोणार्क के शिल्पी, महाशिल्पी, तो उनके साथ हमने संवाद शैली अपनाई कि जी हम पुस्तक में अपने जिज्ञासा को, अपने प्रश्नों को उसके सामने रख रहे हैं। और महाराणा विशु, उन उनकी जो पृष्ठभूमि है या उनसे जो संगत सूचनाएं हैं, वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जी। ये एक नया प्रयोग था। लेकिन कोणार्क की फोटो देख लेने से कोणार्क पे नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आवश्यक ये था कि मैं कोणार्क को छू के देखूं। हाँ हाँ। तो मैं 3 बार कोणार्क गया अच्छा। और वहाँ की तस्वीरें इकट्ठी की, और जिन जिन चीज़ों पे डाउट हुए वो क्लियर किए। जो जो सूचनाएं प्राप्त हो सकती थी, वो हम्म। क्लियर किया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कोणार्क में कविता, काव्य नहीं लिखा गया कोई। अच्छा। हाँ, एक उपन्यास तो प्रतिभा राय जी का है, हाँ लेकिन हाँ अरे एक भीष्म साहनी साहब ने एक नाटक भी लिखा, हाँ हाँ। लेकिन काव्य नहीं लिखा गया था। और बहुत सारे जो प्रश्न थे वो अनसुलझे थे। जी जी। तो मैंने कोणार्क के लेआउट से शुरू किया, उसकी वास्तु भी देखी, उसके हम्म। चित्र भी देखे, उसके उद्देश्य भी देखे, और उन चित्रों की एनालिसिस भी की, किस तरीके से और किस मनोभावना के अंतर्गत वो बनाए गए होंगे, और कैसे उसके लिए अध्ययन किया होगा महाराणा विशु ने। तो उन सारी चीज़ों को उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर समग्र करके जी। तब हमने कोणार्क में लिखना शुरू क्योंकि किया। आपके अधिकतर तो प्रबंध काव्य और खंड काव्य हैं, पर ये एक उपन्यास है, कोणार्क एक उपन्यास है। तो नहीं, सारे उपन्यास ही हैं। खंड नहीं काव्य को पर। कथा काव्य ही कह सकते हैं, जी अच्छा। तो क्योंकि वो सारी कथा चलती हैं। अच्छा, तो उपन्यासों को आपने खंड काव्य के रूप में लिखा है या वो उपन्यास की तरह ही आए हैं? उपन्यास तो गद्य होता है, जी। लेकिन कथा काव्य जिसे बोलेंगे या पोइटिक नॉवेल जिसको बोलेंगे, हाँ वो हाँ उसमें एक कथन इकलौता नहीं होता, उसके साथ साथ पूरी कहानी चलती है। हाँ हाँ। यानी उपन्यास की तरह एक अंश भी हो सकती है और पूरी जीवनी भी हो सकती है। तो उस कहानी के लिए जो माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उपन्यास में आप गद्य के माध्यम से लिखते हैं, और कथा हम्म। कथा काव्य में आप पद्य के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है।
तो तो प्रस्तुति कोणार्क और किस तरह की रचना है? पद्य फॉर्म में लिखी हुई है, अच्छा। हाँ हाँ। पोइटिक पोइटिक फॉर्मेट में लिखी हुई है। जी जी। तो जितने प्रबंध काव्य हैं ये सब पोइटिक फॉर्मेट में हैं, लेकिन इन हाँ सब हाँ। की अंतर्निहित एक कथा चलती है, और इसीलिए कह सकते हैं कि वो कथा काव्य है। हम्म। और संजीव जी, हम आपसे कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे आपकी, आपकी किसी काव्य संकलन से, वो कविताएं जो आपको अधिक पसंद हैं। ए, एक सेकंड लेता हूं। एक आपने एक चीज देखी होगी कि माँ पर बहुत कविताएं लिखी गई हैं, जी जी। लेकिन पिता पर कविताएं जो हैं वो बड़ी कम संख्या में देखने को मिलती हैं। हाँ हाँ। तो मैंने एक कविता पिता पर लिखी थी, और वो वर्ल्ड पोइटिक फाउंडेशन में शामिल की गई थी पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। तो वो सबसे पहले मैं वो सुनाता हूँ आपको। जी। शीर्षक है पिता से, हाँ हाँ। और कविता इस प्रकार है। तुम सौम्य गगन, तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम सितिनि शिखर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक। पिता जो सुख देता जी किसी और जी। से। तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमार्णव, प्रेम का सागर पिता जी के जी। मन में होता है जो वो व्यक्त नहीं करता। तुम प्रेमार्णव, तुम सुख की लोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, वाह। तुम प्रथम अंगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा प्रिय, तुम पहला जग। पिता ही पहली दुनिया होता है। तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग। बहुत बढ़िया। बच्चे को खिलाने के लिए वो नट तुरंग यानी घोड़ा बन जाता है, और उसको जी पीठ पे बैठा जी। करके घुमा के दिखाता है, तो वो चीज। मेरे सुख हित, तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकार, तुम मधुर गीत, संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग। वाह वाह। अस्तित्व मेरा वरदान तेरा, अस्तित्व मेरा वरदान तेरा, स्वीकृत होतात प्रणाम मेरा, स्वीकृत होतात प्रणाम मेरा। इसके बाद एक प्रकृति से संबद्ध कविता सुनाते हैं, स्वागत जिस स्वागत संजीव जी। हाँ जिसके बिंब जो है देखने लायक है। हम्म। अरुण अरुण सा गगन, ये प्रातः काल की बेला का हम्म। थोड़ा चित्रण है। अरुण अरुण सा गगन, क्षितिज पर बिखराती मुस्कान, अरुण अरुण सा गगन, क्षितिज पर बिखराती मुस्कान, उषा पहन कर निकली स्वर्णिम किरणों के परिधान, आभा दीप्त सौम्य मुखमंडल, स्मृतिमय नयन युगल, रूप राशि को देख हो उठे विहग मौन चंचल, वक्षोजों पर धरे कलश अरुणिम ज्योतिर्मय बिंदु, नभ गंगा में मुरझाई सी रजत कमलिनी इंदु, मुदने लगी तारकों की पलकें थक कर उन्मान, मौन निशा चल दी समेट कर नभ से तिमिरवितान, आकुलता में रोई रजनी सारी रात असार, बहुत बढ़िया।
और आंसू के मोती समेट ले आई उषा उदार। शशिका मौन साक्ष सिहरन से कापी सुहृद समीर। आंचल में भर तुहिन पुलक में तरण तरु दल भर भीर। चेतनता का स्पर्श जगत में मंगल ज्योति प्रसार। जीवन में जीवन को लाई देखो उषा उतार। मंदिर में शंख ध्वनि की हो उठी पूत गुंजार। और मंगल मंत्रों का भूजन करते सुचि आत्मोच्चार। नयनों में भर उठा मुखर हो जीवन का उत्साह। और उषा बहाने लगी जगत में नूतन प्राण प्रवाह। तो ये सवेरे का चित्रण है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। संजीव जी, अब वो आपकी अमेरिका यात्राएं मैं सोचता हूँ कि हर साल ही हो रही हैं और आप 2-3 महीने अमेरिका में बिताते हैं, तो अमेरिका पर कुछ लिखने की योजना बन रही है क्या आपकी? हाँ, बन रही योजना, क्योंकि अमेरिका हर साल आना होता है। हमारे जी। 3 बच्चे हैं और तीनों यहीं सेटल्ड हैं। हाँ तो हाँ 3-4 महीने का समय साल में जरूर यहाँ पर बिताना पड़ता है। सबके पास थोड़े थोड़े दिन के लिए जाना हाँ पड़ता है, हाँ। क्योंकि यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको आना थोड़ा आसान नहीं होता। हम्म। ये मैं आ जाता हूँ। हम्म, तो इतना टाइम। यहाँ के परिवेश को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर आप जब उनको देखते हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब एक आदमी भारत से आकर के इस परिवेश में रहता है तो उनके जो अनुभव होते हैं वो एकदम भिन्न, नए, और मतलब आप तो अब उन चीजों को आसानी से पकड़ सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। तो उन चीजों पर भी हम चाहेंगे कि आपकी अगली किताब आए। पर जैसे मैं आपसे बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लगा था कि अ, आपकी जो अभी फिलहाल योजना चल रही है वो कोई एक नए प्रबंध काव्य को लेकर है जो डलास में इन दिनों आप लिख रहे हैं। हाँ, शायद वापस पहुंचते पहुंचते पूरा हो जाए। हाँ हाँ। मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी रावण के बारे में। अच्छा अच्छा। तो वही हमारा प्रबंध काव्य जो अगला है वो हाँ अ, हाँ। रावण प्यारा लंकेश्वर के नाम से, वाह वाह। वो हम पूरा करने में लगे हुए हैं। हाँ और हाँ। इसके पहले एक छोटा सा कथा काव्य है अग्नि परीक्षा, जिसमें अच्छा। सीता की अग्नि परीक्षा और उनके वनवास के बारे में कहानी है। हाँ हाँ। ये फिलहाल के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। तो संजीव जी, हम आपसे विदा लें, उसके पहले मैं आपसे ये चाहूंगा, आप हमारे अ, अमेरिकी उत्तरी अमेरिका में रहे रहे हिंदी प्रेमियों के लिए कोई संदेश देना चाहें, यहाँ के रचनाकारों और हिंदी से जो जुड़े हुए हैं, हिंदी को जो लोग प्रेम करते हैं, उन लोगों के लिए जिनमें भारतवंशी भी हैं और साथ ही यहाँ के वो वे लोग भी जो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी बोलते हैं और भारत से प्रेम करते हैं, उनके लिए कोई संदेश? मैं संदेश क्या दूं? सब लोग सक्षम हैं, क्योंकि 7 समंदर पार आकर के वो अपना जीवन सेटल किए हैं। और अपने व्यवहारों के साथ साथ, अपने कार्य व्यवहारों के साथ साथ अपने संगीत और गीत से रुचि जो है वो उसको भी मेंटेन किए हुए हैं। तो ये बड़ा काम है। हम तो वहाँ बैठे हैं, वहीं की मिट्टी में जन्म लिया और वहीं की मिट्टी में मिल जाना है आगे। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के साथ लोगों ने बड़े अनुभव ग्रहण किए। मैं ये कहूँगा कि उन प्रवासी भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आप सब लोगों से जो विचार विमर्श हम करते रहे हैं, तो उस पर हमने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पहला तो आपने बताया प्रकाशन का, कि आप जी। कोई हिंदी या हम्म। इंग्लिश प्रकाशन कराना चाहेगा तो उसे हम यहाँ से अमेरिका से ही कर देंगे। तो उसकी जो लागत है वो कम आ जाती है। हाँ हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अनुस्वार प्रवासी संगम करके एक संस्था बनाई है, जिसमें हम प्रवासी साहित्य का संकलन करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ और हाँ। उसमें पहली पहली संकलन कविता संकलन है, जिसमें विभिन्न देशों, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। और उस संकलन का नाम है पंछी मेरे देश के, वाह। जो तैयार हो गया है और हाँ शीघ्र हाँ। ही हम रिलीज कर देंगे। और इसके अलावा हमने
अपनी पत्रिका अनुस्वार में प्रवासियों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए एक कॉलम स्तंभ सुनिश्चित किया है। और क्वार्टरली आती है मैगजीन, जी त्रैमासिक जी जी। हिंदी में। और साहित्य पर ही उसमें जो है ना सब सामग्री होती है। तो उसमें भी हम प्रवासी भारतीयों के लिए कोशिश करते हैं कि एक लेख उनका या उनके द्वारा उनके ऊपर लिखा गया वो शामिल किया जाए, और साथ में उनकी रचनाएं भी। तो हम प्राथमिकता के आधार पर ऐसा करते हैं। तो और इसके अलावा हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हम बाल रचनाकार प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा सबसे छोटे उम्र का जो रचनाकार है वो 6 साल का है, और वो डालस में रहता है। तो उसकी किताब हमने छापी है, उसकी रचनाएं जो वो कंपोज करता था वो हमने छापी है। और 14 साल तक के बच्चों की अभी हम छाप चुके हैं, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक किताबें हम छाप चुके हैं। वाह। तो ये बाल रचनाकारों के लिए हमने विशेष व्यवस्था या प्रावधान रखा हुआ है। तो इस प्रकार कर रहे हैं। अभी हमने लघु कथा पर एक प्रतियोगिता भी रखी थी, जिसमें भी लोगों ने भाग लिया, और उनको उस प्रतियोगिता में जो है ना इनाम और प्रमाण पत्र दिए गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के इस चीज को हम समझें भी, और उसको निस्तारण भी करें जहाँ तक हम कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में भी पीछे एक गोष्ठी भी रखी थी हिंदी दिवस के अवसर पर, कि वैश्विक हिंदी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है और किस तरीके से उन चुनौतियों को पार किया जा सकता है, जिसमें यहाँ के प्रवासी भारतीयों का एक पैनल था, जी। जिसकी अध्यक्षता करी थी पद्मेश जी ने, हम्म। और अनूप भार्गव साहब अनु जो भार्गव जी साथ थे, मैं भी था हैं। उसमें। जी बिल्कुल। और एक हमने हिंदी इंडिया में पैनल बनाया था कि वहाँ पर भी हो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा चर्चा हुई हिंदी के बारे में। बहुत समस्याएं बहुत सारी फ्लोर लेवल से, ग्राउंड लेवल से जो थी वो आए। तो हम वो कर रहे हैं, और उसी के साथ में साहित्य के अनुवाद के बारे में भी हमने एक योजना रखी है। हमारी एक एनजीओ है जिसका साहित्य खंड है उसमें। तो वो अनुवादित सामग्री को प्रकाशन के लिए ग्रांट देते हैं, किताब के आधार पर, जी सामग्री के आधार पर। अगर वो सिलेक्ट होती है तो उसका सारा खर्चा जो है ना प्रकाशन का, वो हमारी बीपीए फाउंडेशन के नाम से है, जी। वो करती है। तो इस तरीके से हम जो अधिकाधिक प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। नहीं, वो बहुत बढ़िया प्रयास हैं आपके, और इन प्रयासों को सफलता मिले। और आज इस कार्यक्रम के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, ये समय देने के लिए। और फिर हम अ, अगले साल आपकी अगली यात्रा में फिर बात करेंगे और मिलते रहेंगे। तो इस बीच दर्शकों, आपसे भी इजाजत लेना चाहूंगा, और संजीव जी का बहुत बहुत आभार। हम भी आभार प्रकट करना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे आपको धर्मपाल जी की। आपने हमें लोग, आपने जो दर्शक हैं, जो आपके सदस्य हैं, उनको सुनने के लिए आपने हमारे साथ बातचीत की। और हम चाहेंगे कि हम सब यूं ही जुड़े रहें और एक दूसरे के लिए बेहतर प्रयास करते रहें, और जी साहित्य की समृद्धि के लिए पूरा योगदान दे सकते हो वो जी दें। सर। धन्यवाद। धन्यवाद।